आर्यन बुखलाहट में इधर उधर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कमरे के बाहर कॉरिडोर में एक जगह खड़ा बेस किसी गहरी सोच में गुम था। जब उसने इसके कंधे पर हाथ रखा, वो एकदम से हाल में वापस लौटा था। हाँ, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तू ठीक नहीं लग रहा। अब इधर ऐसे खड़े रहने से क्या होगा? निकाह के इंतजामात कर, मौलवी साहब का इंतज़ाम कर लिया है मैंने। गवाह भी इनके साथ ही आएंगे। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। वो क्या? आर्यन उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला। एडी को पता चल जाएगा। सब इससे छुपाना नामुमकिन है। बेहतर यही है कि कोई मुनासिब सा बहाना बनाकर उसे पहले ही बता दे और निकाह की दावत दे दे। आखिर निकाह पर क्या कहेगा वो? तुम्हें खुश होकर विश करेगा ना? हाँ, अगर बाद में पता चला कहीं से तो नताइज बहुत बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर उसको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी और फिर तेरा इसके हाथों बचना मुमकिन नहीं है। क्या कह रहा है यार? मैं कैसे बता सकता हूँ उसे? वो छोड़ेगा मुझे और वो पूछेगा निकाह यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो क्या जवाब दूंगा मैं? इसका एक हल है मेरे पास। अभी शाम इसे छुट्टी मिल जाएगी। इसकी हालत ठीक है। अब निकाह तेरे घर पर ही रख लेते हैं। एक छोटी सी गैदरिंग रखेंगे। एडी को शक भी नहीं होगा इस तरह। आर्यन किसी गहरी सोच में गुम था। यार निकाह करना ज़रूरी है क्या? हाँ, या निकाह कर या फिर ऊपर पहुंचने का इंतज़ाम कर ले। यार मैं माम को क्या जवाब दूंगा? वो कनाडा में मेरे इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि कब मैं वापस आऊँगा और मेरी शादी करेंगे और इधर मैं निकाह करके बैठ जाऊँ। ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें इस मसले से बाहर निकाल रहा हूँ। और जहाँ तक बात तुम्हारी मॉम की है तो बता देना कि इधर ही एक लड़की पसंद आ गई तो निकाह कर लिया। बाकी सारी रस्में आपके आने पर कर लूँगा और उसके भी घर बार का पता करवाने का के बाद कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। मुझे क्या पता कौन है, जो भी हो मेरी बला से। आर्यन चिढ़ता हुआ बोला। हाँ, तुझे बस उठा कर लाने का पता था। अब निकाह हो जाएगा तो फिर कोई नहीं रहेगी, तेरी बीवी हो जाएगी, समझे? इस हकीकत को अब जितना जल्दी हो सके कबूल कर ले। बेस इसका कॉलर झड़ता हुआ बोला, फिर वहाँ से चला गया। मॉम, मैं लंदन जा रहा हूँ। क्या? मिसेस मलिक के खाना खाते हुए हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा था। मलिक साहिब को भी हैरत का शदीद झटका लगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम तो मुल्क से बाहर कभी भी जाना नहीं चाहते थे। वो जानते थे जहरान मलिक आउट ऑफ द कंट्री जाने के कितने खिलाफ था। उसे लगता था कि इस तरह इंसान अपनी फैमिली से बिल्कुल कट जाता है और अपनी एक अलग दुनिया में ही मगन रहता है। ये सोच इसकी अपने बड़े भाई हाशिर को देखकर बनी थी, जो पिछले 4 सालों से कनाडा में अपनी फैमिली के साथ मुकीम था। शादी के बाद फ़ौरन अपनी बीवी को लेकर कनाडा चला गया और फिर वहीं का होकर रह गया। एक बार भी मुड़कर घर की खैर खबर नहीं ली। जहरान हमेशा से ही पाकिस्तान में रहना चाहता था अपने घर वालों के साथ, लेकिन अब पिछले चंद महीने से वो जिस अज़ियत से गुजर रहा था, सारे घर वाले बहुत अच्छी तरह से इससे बाखबर थे। मलिक साहिब इसकी बात सुनकर खामोश हो गए। मिसेस मलिक भी उनकी तरफ देखकर खामोश सी हो गई थी। क्या करने जा रहे हो बेटा? डैड, स्कॉलरशिप मिला है। मैंने 2 महीने पहले अप्लाई किया था। 2 साल के लिए जा रहा हूँ। वहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है। दौरान खाली प्लेट में चम्मच घुमाते हुए बोला। नजरें हनूज प्लेट पर मरकूज थी। मिसेस मलिक और मलिक साहिब दोनों खामोश थे। वो अपने बेटे की हालत बखूबी जानते थे। पिछले चंद महीनों में कितना बदल गया था वो। अपने आप को महज कमरे तक महदूद कर लिया था उसने। यूनिवर्सिटी से सीधा घर और इसके बाद सिर्फ अपने कमरे में। वहाँ पर किसी का ज़्यादा आना जाना इसको पसंद नहीं था। सिवाय मिसेस मलिक के कोई ज़्यादा जाता भी नहीं था। वो किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। ठीक है बेटा, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। और पासपोर्ट वगैरह के इंतज़ामात के लिए मुझे बताना, मैं करवा दूँगा सब अरेंज। और जाना कब है? पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया हुआ है, अगले महीने की 11 तारीख की फ़्लाइट है। कहते हुए टिश्यू पेपर से हाथ पूछते हुए वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया था। मिसेस मलिक बस दुख से उसे देखती रह गई थी। जहरान उनका सबसे छोटा लाडला बेटा था। वो इसे किसी तौर भी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन किस्मत के हाथों मजबूर हो गई थी। वो खुद भी यही चाहती थी कि वो इस सब से दूर चला जाए। शायद उसकी तबीयत में कुछ बदलाव आए। जब से शानूर घर से गायब हुई थी, कोई ऐसा दिन नहीं था जब उनके बेटे ने सुकून का सांस लिया हो। वो तो जैसे नीम पागल सा हो गया था नूर को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो खुद खो जाए उन्हें कोशिश के बावजूद भी ढूंढना नामुमकिन ही होता है। आपकी पेशेंट को होश आ चुका है, आप उन्हें देख सकते हैं। नर्स कमरे से बाहर निकलते हुए बोली। आर्यन उसकी बात पर ना चाहते हुए भी अंदर की जानिब बढ़ गया था। कमरे में कदम रखते ही उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और सामने मिशाल के उतरे हुए चेहरे पर नज़र पड़ी। आंखें पूरी रात रोने की वजह से सूज चुकी थी। बुखार की वजह से उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। दूसरा हाथ बेड पर रखा। आर्यन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ा था।
जैसे ही उसके करीब पहुंचा उसने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। दुख, तकलीफ, अजियत, हर चीज़ उसकी आंखों में साफ वाज़ेह थी। आर्यान को अपने सामने देखते ही वो खौफ से उसकी आंखें फैल गई थी। इससे पहले कि वो चीख मारती, आर्यान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। चुप कर जाओ, कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें समझी, मैं बस तुम्हें देखने आया था। वो भी उस नर्स की वजह से, पहले ही तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब चुप ही रहना वरना सब इकट्ठे हो जाएंगे। शाम को निकाह है मेरा तुम्हारे साथ, तैयार रहना, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ चुपचाप तैयार हो जाना, मेरे कुछ करीबी दोस्त और कोलीग्स भी आएंगे। इसकी बात पर मिशाल की हैरत से आंखें बाहर आने को थी और वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। हाथ अभी भी उसके मुंह पर ही था। आर्यान ने उसके इनकार पर अपने हाथ का दबाव और ज़ोर से बढ़ाकर उस पर झुका। तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, जो कहा है वैसा ही करना चुपचाप, वरना यही हाथ तुम्हारे गले पर रखकर तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ मैं, समझी। इसके हाथ के दबाव की वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। आंखों से आंसू उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगे थे। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। आर्यान ने उसके मुंह से हाथ हटाया था। वो ज़ोर ज़ोर से लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। आर्यान ने एक गहरी नज़र इस पर डाली। बिलाशुबा वो बला की हसीन थी। आर्यान का इस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया था। तभी नर्स कमरे में दाखिल हुई। आप ठीक तो है ना? मिशाल की हालत देखते हुए बोली। जी पता नहीं क्या हो गया है इसे, शायद घबरा गई है। कभी अस्पताल में रहने की आदत नहीं है ना इसे। ये दूसरी नर्स थी। आर्यान और मिशाल के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना ही मिशाल के बारे में कुछ पता था उसे। जी शायद यही वजह होगी, मैं बाहर ही हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। आर्यान नर्स को कहता हुआ एक नज़र उसके खौफजदा से चेहरे पर डालते हुए वहाँ से निकल गया। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर एडी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी और सब कुछ कबूल कर लूँगी? कभी नहीं, मैं यहाँ से वापस ज़रूर जाऊँगी बहुत जल्द। मैं सिर्फ और सिर्फ जहरान की हूँ और उसी की रहूँगी। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, ना ही कभी होगा। गुस्से और हकारत से दिल में सोचते हुए उसकी तरफ देखा, जो ड्राइविंग करते हुए नज़रें गौर से फ्रंट स्क्रीन पर जमाए बैठा था। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे, शानूर दिल में सोचते हुए चेहरा विंडो की तरफ मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब शानूर की आंख खुली। अपने पास सोए एडी पर नज़र पड़ी। एक उसीली नज़र उस पर डाली, फिर साइड से अपनी शॉल उठाकर अपने ऊपर अच्छी तरह ओढ़ ली और कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में आ गई थी। यहाँ काफ़ी ठंड थी। वो रेलिंग के करीब आकर खड़ी हो गई और बाहर का मंजर देखने लगी। तभी इसकी नज़र गेट के बाहर खड़े दो नौजवानों की तरफ पड़ी, जो कमीनगी से उसी की तरफ देख रहे थे। उसे उनकी नज़रों से एकदम से कराहियत सी महसूस हुई थी। तभी उसे याद आया कि एडी ने उसे रात के वक्त बाहर बालकनी में आने से मना किया था। खैर है, करता है तो करता रहे, मना, मुझे क्या। अब नींद ना आए तो क्या करूं, दम घुटता है मेरा अंदर कमरे में, अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली थी वो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो एडी अपनी नींद से सुर्ख होती आंखें और तने हुए असाब लिए उसी की तरफ देख रहा था। तभी उसे गोलियों की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दो नौजवान जो कुछ देर पहले उसकी तरफ कमीनगी से देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब ज़मीन बोस हो चुके थे। खून उबल उबल कर उसके सर और पेट से बाहर आ रहा था। दोनों कुछ पल तड़पते रहे, फिर साकत हो गए। पास खड़े गार्ड बंदूक ताने इन दोनों के सरों पर खड़े थे। दोनों खून में लथपथ पड़े थे। नीचे का मंजर इतना खौफनाक था कि वो देखते ही शानूर की दिल खराश चीख निकली थी और पीछे होते हुए एडी के सीने से जा लगी थी। वो एडी ने गुस्से से एक झटके से अलग किया और ज़ोर से कंधों से पकड़कर अपने सामने किया था। मना किया था ना रात को बाहर नहीं आना, हाँ फिर क्यों आई हो? आवाज़ इतनी ऊंची थी कि शानूर को लगा उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो मैं शानूर का हलक तक सूख गया। इसका वहाँ पर खड़े रहना महाल हो गया था। वो एडी के हिसार में बुरी तरह कांप रही थी। तुम्हें शायद प्यार से कही बात समझ नहीं आती। हाँ, एडी बाजू से जोर से पकड़कर खींचता हुआ बोला। ऐसे नहीं समझोगी तुम। उसे खींचते हुए वो अपने साथ ले गया था। नहीं नहीं, छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, शानूर चीखते हुए बोली। उसके साथ ही खींचती चली जा रही थी। राहदारी में चलते हुए हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ शानूर की चीखें गूंज रही थी। एक खाली कमरे में पहुंचकर उसने इसे झटके से छोड़ा था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए फर्श पर जा गिरी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। सुबह तक यहीं रहोगी तुम, एडी कहते हुए जल्दी से कमरा बाहर से लॉक करके निकल गया। शानूर को जैसे ही फर्श पर कोई चीज़ रेंगती हुई नजर आई थी। शानूर के अलावा शानूर की जैसे ही फर्श पर नजर पड़ी, एक काला
मोटा सा सांप रेंगता हुआ उसके पास आया। शाहनूर के अलावा कोई भी देखने वाला होता तो बिल्कुल भी ना पहचान पाता कि वो सांप प्लास्टिक का है। लेकिन शाहनूर चूँकि वैसे भी बचपन से सांप या हर किस्म के कीड़ों से बहुत डरती थी, इसलिए उस पर नज़र पड़ते इसके मुंह से ज़ोरदार चीखें निकली थी। ज़मीन पर और भी रंग बिरंगे कीड़े रेंग रहे थे जो सभी आर्टिफिशियल थे। शायद इस कमरे में आने वाले हर इंसान को खौफज़दा करने के लिए रखे गए थे। देखने में वो असली लगते। वो रेंगते रेंगते शाहनूर के जैसे ही करीब आए, शाहनूर उठकर अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटी थी। पीछे दीवार थी। एकदम से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया था और वो दीवार के साथ ही ज़मीन पर ढह गई। जारी है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।